नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिकल विद शंकर में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ एक व्यापारिक संस्था बनकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर स्टैब्लिश हो गई और इसकी अथॉरिटी बढ़ी, यानी इसका पावर बढ़ा, शक्ति बढ़ी तो करप्शन बढ़ा और कंपनी का जो प्रशासन था वो पूरी तरह से अव्यवस्थित होने लगा। ऐसे टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार डायरेक्ट इंटरफेयर करते हुए एक बड़ा स्टेप लिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तौर पर। तो हम देखेंगे इसे क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, क्या रीजंस थे और इसमें मेन प्रोविजंस क्या किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसका क्या प्रभाव रहा कंपनी के ऊपर और इसकी कमियां क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था, इसके रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतें जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। क्लाइव के ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, जो अन्य ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कुप्रशासन के या निजी व्यापार, रिश्वतखोरी और शोषण के लगातार आरोप लग रहे थे। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत महसूस हुई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण था बंगाल का भयानक अकाल 1770 की घटना। इस अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे लगभग, और उसके बावजूद भी कंपनी जो है वो भारत में राजस्व वसूलती रही। इससे हुआ क्या, ब्रिटेन में जो है कंपनी के प्रशासन की एक खराब छवि बनी। तो भी जरूरी हो गया कि इंडिया के अंदर कंपनी को रेगुलेट किया जाए। और लगातार कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है कंपनी की, लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। और फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कंपनी को बचाने के लिए 10 लाख पाउंड की मदद देनी पड़ी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कंपनी को हेल्प कर रही है 10 लाख पाउंड से, तो फिर वो कंपनी के इतने मिसमैनेजमेंट के भरोसे वो नहीं छोड़ सकती। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए, कंपनी को नियंत्रित किया जाए। तो कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ाना भी जरूरी हो गया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा महसूस किया कि कंपनी को अनियंत्रित छोड़ना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र थे यहाँ पर कंपनी एक राजनीतिक शासक बन चुकी थी। इसलिए भी कंपनी के ऊपर नियंत्रण जरूरी था। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या क्या इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस किए गए थे, कौन कौन सी बड़ी बातें इस एक्ट की थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। नंबर 1 बात है, इसका प्रोविजंस था, अब जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये बात ध्यान देने की है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल का जो क्षेत्र था उस टाइम वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें उड़ीसा और बिहार दोनों, वर्तमान उड़ीसा और बिहार दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए बंगाल उस टाइम बहुत ही समृद्ध एरिया हुआ करता था। तो दूसरा जो प्रोविजंस किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनकी सहायता के लिए एक 4 मेंबर्स की एक काउंसिल का गठन किया गया, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब ये 4 सदस्यीय परिषद क्या करेगी, जब निर्णय लिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा तो उस निर्णय में हेल्प करेंगे और निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाएगा और गवर्नर जनरल अब अकेला फैसला नहीं ले सकता था। ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा प्रोविजंस था कि मद्रास और जो बम्बई को है बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब दोनों इसके अंडर में काम करेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल अन्य प्रेसिडेंसियों को अब कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। और यहीं से ही भारत में क्या होती है, केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है इस एक्ट के माध्यम से। और इसके अलावा इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट यानी एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसकी स्थापना 1774 में होती है और ये होती है कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम एक फोर्ट का नाम है और इसमें यहीं से सर्वोच्च न्यायालय को संचालित किया जाएगा। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर और स्टीफन सीजर। निदेशक मंडल पर सीधा नियंत्रण। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 24 सदस्यों का एक बोर्ड है कंपनी का
ये कंपनी की एक तरह से गवर्निंग बॉडी होती है, यानी कंपनी के अंदर जो मुख्य लोग होते हैं कंपनी को चलाने वाले, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि राजस्व, सैन्य और नागरिक मामले जो हैं उनकी जानकारी आपको सीधे किसको देनी है, निदेशक मंडल को डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट निदेशक मंडल को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको सीधा नियंत्रण में ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को अपने एक तरह से अंडर में ले लिया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि या तो तुम यहाँ कंपनी के लिए काम करोगे या फिर निजी व्यापार करोगे। अगर निजी व्यापार करोगे तो फिर कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया। भारतीयों से वो कोई उपहार नहीं ले सकते या रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रभाव या इम्पैक्ट क्या हुआ कंपनी के ऊपर या भारत के ऊपर। तो सबसे पहला प्रभाव था भारत में ब्रिटिश केंद्रीय शासन की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार एक केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव पड़ी भारत में। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का प्रमुख बन गया। इस एक्ट के आने से पहले बंगाल का गवर्नर सिर्फ बंगाल तक सीमित था और इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, और मद्रास और बॉम्बे प्रांत को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो इस प्रकार भारत में ब्रिटिश केंद्रीय शासन की शुरुआत होती है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश संसद का भारत के शासन में प्रवेश, यानी ये पहला मौका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला ब्रिटेन की संसद में बना हुआ पहला कानून जो भारत में लागू हुआ। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का भारत में प्रवेश की शुरुआत यहाँ से हो गई एक मुख्य तौर पर, बड़े तौर पर। और इससे और क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट से न्यायपालिका की औपचारिक स्थापना होती है। 1773 में प्रावधान किया गया था, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और आगे चल करके इसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं वो आगे आने वाले एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतिम भाग में देखेंगे इसकी क्या कमियां रही, इसकी क्रिटिसिज्म के तौर पर देखते हैं इसको एक बार। एक तो गवर्नर जनरल और परिषद में लगातार टकराव की स्थिति बनी रही, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। लेकिन गवर्नर जनरल के जो अधिकार या कार्य क्षेत्र थे उनका स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं था और परिषद के कार्य क्षेत्र का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो जब कोई भी निर्णय लेना होता तो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में आम सहमति नहीं दिखती, बल्कि टकराव बना रहा। और उसके अलावा जो दूसरा जो कमी थी वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच विवाद की स्थिति का होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई थी और इसका गठन हो भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर के इस एक्ट में कुछ नहीं था। इसलिए पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है और गवर्नर जनरल का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो इसलिए दोनों में टकराव की स्थिति बनी रही। और संसद का नियंत्रण भी कमज़ोर था, क्योंकि ये कमज़ोर कानून साबित हुआ जो कंपनी को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाया। कंपनी में अभी भी बहुत सारी कमियां बनी रही। और इसके अलावा मद्रास और मुंबई की मजबूती भी कम हुई। इससे बंगाल को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। इस प्रकार ये जो एक्ट है कंप्लीट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।